अब समझेंगे हम लोग वन तथा वन्य जीव संसाधन। बताना कि वन एक अनुपम संसाधन है कैसे। तो बताना बाबू कि वन एक अनुपम संसाधन है क्योंकि वन से हमें भोजन, फल फूल इत्यादि की प्राप्ति होती है। वन से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रण करता है, समझ रहे हैं। तथा वन का उपयोग भवन निर्माण में करते हैं, फर्नीचर निर्माण में करते हैं, कल कारखाना को चलाने में करते हैं। इसलिए वन एक अनुपम क्या है, संसाधन है। कोई दिक्कत? अब समझना है कि वन कितने प्रकार के होते हैं। वन सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला चिर हरित एवं सदाबहार वन। चिर हरित एवं सदाबहार वन। बताना कि इसे चिर हरित एवं सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की वनस्पतियां अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराती है, जिसके कारण सब दिन हरा भरा दिखाई देती है। इस प्रकार की वनस्पति की तना अत्यधिक लंबी लंबी, पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, जिसके कारण दिन के समय में भी अंधेरा दिखाई देती है ना। इस प्रकार की प्रमुख वनस्पति जैसे बांस हो गया, बंसवारी में जाइएगा ना, जहाँ बहुत सारे बांस है तो उसमें अंधेरा नजर आएगा दिनों में, समझ बात को। तो बांस हो गया, मोहगनी हो गया, रोजदूर हो गया, ये सब आपको चिर हरित एवं सदाबहार वन में आते हैं। दूसरा बाबू पतझड़ वन। कैसा वन? पतझड़ वन। बताना है पतझड़ वन में किसे इस प्रकार की वनस्पति कोई खास समय में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देती है, जिसके कारण पतझड़ दिखाई देती है। परंतु यह वनस्पति अत्यधिक कठोर एवं मजबूत होते हैं, जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण, भवन निर्माण तथा कल कारखानों को चलाने में किया जाता है। इस प्रकार की प्रमुख वनस्पति सागवान हो गया, सखुआ हुआ, महुआ हुआ, आम हुआ, गुल्लर हो गया, ये सब आपको इसमें आता है, समझ रहे बात को। तीसरा है बाबू शंकुधारी या पर्वतीय वन। शंकुधारी या पर्वतीय वन। शंकु समझते हैं, मैथ में पढ़े ना शंकु। तो बताना है कि इस प्रकार की वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जो जगह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जगह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है वह जगह बहुत बर्फीली होता है, वहां बर्फ बहुत ज्यादा गिरता है। तो बर्फ गिरेगा तो हम लोग जैसा अगर पेड़ यहाँ जैसा रहेगा तो टहनी पर बहुत सारे बर्फ जमा हो जाएगा और पेड़ टूटने का डर रहता है। तो वहां पे वनस्पति होता है मैथ के शंकु के जैसा। अशोक के पेड़ देखे हैं? गोल गोल एगो होता है ना, ऐसे गोल ऊपर जाते रहता है ऐसे, अशोक का पेड़। तो उसी टाइप का पेड़ होता है वहां। या मकान भी बनाते तो इस प्रकार के बनाए चौखुट, लेकिन ऊपर जाने के बाद शंकु जैसा ऐसे कर दिया जाता है ताकि बर्फ नीचे चला आवे, समझे बात को। तो अगर शंकुधारी या पर्वतीय वन पूछेगा तो बताना कि इस प्रकार की वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ के वनस्पति के आकार शंकु की जैसा होती है। देवदार यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। देवदार यहाँ की प्रमुख वनस्पति है जो अत्यधिक हल्की एवं मुलायम होती है, एकदम हौला एवं मुलायम होती है, जिसका उपयोग माचिस के तिल्ली, खेल सामग्री एवं पैकिंग के सामान निर्माण में किया जाता है। माचिस का तिल्ली वही हौला वनस्पति को होता है शंकुधारी का, या खेल सामग्री जैसे कैरम बोर्ड हो गया, बैट हो गया, समझ रहे बात को। या पैकिंग बहुत सारे सामान लकड़ी में पैक होकर के आता है तो हौला लकड़ी का होता है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। इस प्रकार की वनस्पति जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला है बाबू मैंग्रोव वन। कैसा वन है? मैंग्रोव वन। तो इस वन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आधे भाग जल में और आधे भाग स्थल पे होते हैं। यानी मैंग्रोव वन है जो 2 देने विकास करता है, एक जल की ओर और एक स्थल की ओर। तो जल की ओर जो जाएगा उसका जड़ होता है, मिट्टी को बांध करके रखता है अरार को, समझ रहे बात के ना। सुंदरी यहाँ की प्रमुख वनस्पति है जो समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, समझ रहे ना। ये सारे राज्यों में पाए जाते हैं, समुद्र तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। तो समझ में आया। और एक होता है बाबू कटीली झाड़ी। कौन सी होता है? कटीली झाड़ी। कटीली झाड़ी क्या? तो इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पे वर्षा न के बराबर होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। हम लोग के यहाँ वर्षा कितना होता है? जैसे 250 300 होता है। धान के फसल के लिए चाहिए 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर पानी, समझ बात को। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम पानी होता है, जिसके कारण पौधा को बढ़िया पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। वो छोटे छोटे कटीली झाड़ी के रूप में हो जाता है। जैसे बबूल देखे हैं, लेकिन हम लोग देने बबूल बहुत बड़ा बड़ा दरख्त हो जाता है क्योंकि पोषक तत्व बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो बबूल हो गया, नागफनी हो गया, या बहुत सारे छोटे छोटे नागवा लेखा फर आता है, कंटा रहता है,
चलो चलो रहता है। हाँ समझ बात। हाँ तो ये सब जो हुआ आपको कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया तथा छत्तीसगढ़ के उच्च पठारी भूमि में पाए जाते हैं। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत ना है। तो ये हुआ वनों का प्रकार। अब समझना है कि वन तथा वन में रहने वाले जीवों को क्षति के कारण क्या है। वन तथा वन में रहने वाले जीवों का जो क्षति हो रहा है, समझ रहे बात को, ह्रास हो रहा, कौन कारण से क्षति हो रहा, तो इसका कारण निम्न है बाबू। पहला, तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने के कारण वनों का क्या हो रहा, क्षति हो रहा ना होगा। मतलब जितने जनसंख्या बढ़ी तो हर एक जोड़ा पर एगो पलंग कम से कम चाहिए ना। और शादी ब्याह मिलन है तो पलंग लकड़िए के ना बनता है, तो लोग काट काट के ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा कटेगा कि नहीं कटेगा, या और बहुत सारी चीजों में उपयोग है। तो ये हुआ तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या। दूसरा है कि शहरीकरण तथा औद्योगिकरण का विकास। अगर मान के चलिए कि शहर है, इस शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा रहा है सड़क बना करके, बीच रास्ता में वन मिल रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वन को काट करके सड़क बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो वन का कटाव हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे बात को। और बहुत सारे वनस्पति है जिसको दवाई बनाते हैं ना, तो दवा बनाने के लिए कबार कबार के काट के ला रहे हैं, तो वन का क्षति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे रामदेव बाबा के सुना जड़ी बूटी का ना, इन्हें बहुत सारे बनाते हैं। या गनमा वो गाया है कि बंगलिनिया वाला है ना, अरे ना लादा दवाइया ना दवाइया मंगाता बंगलिनिया से। अरे बंगलिनिया ना बेचिक चलता है, दवा जड़ी बूटी के टेंटवा गिरा गिरा करके डेक लगे रहता है ना। तो सब क्या चीज का होता है, जड़ी बूटी का होता है। तो दवाई बनाने के लिए पेड़ को काट काट के ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो जिसके कारण क्षति हो रहा है। और बहुत सारे वन में रहने वाले जीव ऐसे हैं उसका अंग महंगा बिकता है, तो लोग उसको मार के अंग बेच रहे हैं बाजार में। जैसे हाथी है तो हाथी के दांत महंगा बिकता है, तो जंगल में लोग हाथी को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं, अब जान रहे हैं कि रास्ता से रोज हाथी जाता है 10 को 20 को या जितना जाता है, तो बीच रास्ता में क्या करेगा, 10-20 आदमी किया, 5 को आदमी किया, अब बहुत बड़ा गड्ढा खद देगा, कुदाल ले करके गड्ढा बहुत बड़ा खद देगा, और ऊपर से लकड़ी दे करके अब पाट देगा, मिट्टी ऊपर दे देगा, अब ऊपर से कुछ रख देगा खरपतवार घास उस। अब हाथी आ रहा तो उसको तो पता नहीं है, रोज ये रास्ता से आता था, अब जा रहा है तो जैसे पैर डालेगा अंदर, है ना, अंदर चल गया, अब निकले बनेगा है नहीं, तो अब भूखे प्यासे 10-20 दिन छोड़ देगा तो मर जाएगा। तो इन्हें से आदमी जाएगा दांत कबार लेगा, अब बाजार में बेचेगा, बहुत महंगा बिकता है। तो कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जिसको विशेष अंगों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग है, जिसके कारण लोग वन इस जीवों को क्या कर रहे हैं, क्षति कर रहे हैं। तो यह हुआ क्षति के कारण, कोई दिक्कत ना है। अब समझना है बाबू कि क्षति के कारण ये हुआ। अब समझना है कि सरकार के द्वारा, सबसे पहले समझना है कि प्राचीन समय में, पुराने जमाने में वन तथा वन जीवों को क्षति के रोकने का कौन कौन से उपाय हैं। यानी पहले लोग वनों को क्षति से रोकने के लिए कौन से तरीका अपनाते थे, तो निम्न तरीकों को अपनाया गया था। भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही बहुत सारे वनस्पतियों एवं जीवों को पूजा की जा रही है। हमारा भारतीय समाज ऐसा है कि बहुत सारे वनस्पतियों को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, न करते हैं। जैसे बड़ को पूजा करते हैं, पीपर को देखें धागा लपेटल है तो पूजा करते हैं, नीम को पूजा करते हैं, आंवला को पूजा करते हैं, तुलसी के गाछ को पूजा करते हैं। तो अरे क्यों करते हैं तो उसका बात अलग है ना। तो कहने के मतलब है मन के शांति के लिए आओ कहला, है ना, न तो अरे छोड़ा उस बात के, अभी टाइम कम है, आप लोग समझिए। कहने का मतलब है कि पूजा कर रहे हैं तब पूजा के बहाने बचल है कि नहीं है, ना समझे बात को। अरे पूजा करेंगे जो उन पेड़ों के काटेंगे ना तो ओकरा ना काटेंगे तो बचा कि नहीं बचा। तो भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जिसको क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। दूसरा बात, आयुर्वेद के जनक चरक के द्वारा वनस्पतियों के महत्व के बारे में बताया गया है। अगर आप जिसका महत्व जान जाएंगे तो उसको आप नष्ट नहीं करेंगे, ना समझे बात को। जैसे पीपर का पेड़ है, जितना पेड़ है जो दिन में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। पेड़ जो छोड़ रहा है हम ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं पेड़ ले रहा है। लेकिन रात में क्या होता है, उल्टा कर देता है। रात में पेड़ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है और ऑक्सीजन लेने लगता है। यही चलते कहा गया कि रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना क्या है, हानिकारक होता है। क्यों, यही कारण। लेकिन पीपल जो ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है,
यानी रात्रि में भी क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। तो विशेष महत्व है कि नहीं है? समझ रहे बात क्यों ना? तो आयुर्वेद के जनक चरक के द्वारा बहुत सारे वनस्पतियों के महत्व के बारे में बताया गया था। जिसका महत्व जानेंगे उसको आप बिगाड़ेंगे? नहीं बिगाड़ेंगे। और उत्तराखंड के नेता सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, यानी पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए। तो पेड़ के कटाई रुका कि नहीं रुका? तो बचाव हुआ कि नहीं हुआ? और पुराने जमाने का जो राजा होते थे वो बड़े बड़े बगीचा लगाते थे, 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा बगीचा लगाते थे आनंद लेने के लिए, खेलने के लिए, बाल बच्चों के लिए, है ना। जैसे बाबर, हुमायूं, यानी आप कह सकते हैं कि मुगल शासक। कौन? मुगल शासक कौन कौन? याद रहेगा ना? ट्रिक बताए थे ना? क्या बताए थे? हाँ, बताए थे वो कि बाहों में आजा सैया, है ना। बताए थे ब से हो जाएगा बाबर, ब से, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, ऐसी बहुत सारे बन जाएगा। यानी बाबर के लड़का कौन था? हुमायूं। हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का कौन था? जहांगीर। यानी राजा मरता था तो उसका राजा क्या बनता था? उसका बेटा राजा बनता था। समझ बात को? तो यही बात को याद रखना है। बाहों में बड़ा प्यार से कहते हैं ना, है ना। तो यही बात को याद रखना है। यानी बाबर, यानी आप कह सकते हैं कि मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इत्यादि राजाओं के द्वारा बड़े स्तर पर बाग बगीचों का निर्माण किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक कारण ये उपाय अपनाया जाता था कब? पुराने जमाने में। क्या चीज के लिए? वनों के संरक्षण के लिए, यानी उसको क्षति से बचाने के लिए। आज वर्तमान समय में सरकार वन को संरक्षण को रोकने के लिए कौन सा उपाय अपनाए हैं? तो सरकार 3 भाग में बांट दिया। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या है? तो ऐसा वन प्रदेश जहां मानव प्रवेश वर्जित होता है, वैसा वन क्षेत्र होता है जहां मानव जा ही नहीं सकता है, न कृषि कार्य कर सकते हैं, पशु अत्याचार नहीं कर सकते हैं, तथा पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं, सफा रोक लगा होता है, उसको आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन क्या होता है? तो रक्षित वन जो हुआ, इसका सीमित मात्रा में स्थानीय लोग, आसपास के लोग वनों का उपयोग कर सकता है, सीमित मात्रा में। एक होता है अवर्गीकृत वन, कि जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन लाइसेंसधारी व्यक्ति वनों की कटाई कर सकता है। तो इस सरकार बांटा इसको 3 भाग में। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत ना है? अब समझना जीवों के प्रकार। जीवों के वन के प्रकार पढ़े ना, वैसे जीवों का कौन कौन से प्रकार हैं। तो जीवों का मुख्य प्रकार निम्न है बाबू। पहला है, जीवों का प्रकार समझ लेंगे। पहला आपको है समान प्रजाति के जीव। समान प्रजाति के जीव हुआ कि वैसे प्रजाति के जीव जो सामान्य तौर पर सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समान प्रजाति के जीव। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय लगभग सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। तो यह हुआ आपको समान प्रजाति के जीव। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजाति के जीव। वैसे प्रजाति के जीव जो विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रहा है। आजकल का दिनों दिन परिस्थिति क्या होते जा रहा है? विषम होते जा रहा है। हम लोग जैसे खेतों में रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, कल कारखाना से निकलने वाला गंदगी, शहरों से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब जो है आपको मतलब पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। तो पर्यावरण नष्ट होने के कारण या मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन जीवों को हानिकारक कर रहा है, जीवों मतलब विलुप्त होते जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि संकटग्रस्त प्रजाति के जीव क्या है? वैसे प्रजाति के जीव जो विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रहा है तथा लुप्त के कगार पे चले गए, है ना। जैसे में क्या? जैसे में बहुत सारे ऐसा जीव है जो देखने के लिए बहुत कम मिलता है। समझ बात को? जैसे गिद्ध पहले मर जाता था, जानवर आता था ना, है ना, एक सिंग वाला गैंडा, काला हिरन, ये सब है नहीं है। अगला है बाबू लुप्त प्रजाति के जीव। वैसे प्रजाति के जीव जो वर्तमान समय में लुप्त हो चुके हैं, वर्तमान समय में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? लुप्त प्रजाति के जीव। एक होता है स्थानीय जीव। सुरा बाबू, स्थानीय जीव जो हुआ जो किसी खास क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थानीय जीव। जैसे निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी सुअर हुआ, और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। अरुणाचल प्रदेश देखें, वहां के एक मिथुन है, खाली अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं कौची? मिथुन। मिथुन जानते हैं? करिका सरहवा ना देख लो, अरे टीवी पर चल रहा था डबल बूम में,
करिका सरवा, वही मिथुन वाट, मतलब कोई खास क्षेत्रों में पाया जाता है। एक लुप्त प्रजाति के जीव और एक सुभेद प्रजाति के जीव। लुप्त प्रजाति के जीव है जो वर्तमान समय में क्या हुआ, लुप्त हो गया, और सुभेद हुआ जो लुप्त मतलब संकट ग्रस्त में शामिल होने की संभावना है। आप ध्यान देंगे बाबू, अंडमान में पाया जाएगा, वो कहाँ पाया जाएगा। अब समझना जैव विविधता, 2-3 को छोटा छोटा क्वेश्चन। जैव विविधता क्या है? जैव मतलब जीव जंतु, अब विविधता के मतलब कौन चीज, अंतर, यानी हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधा या जीव जंतुओं में जो अंतर पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैसे आसपास में जीव जंतु अंतर ना है, गाय भैंस में अंतर ना है, गाय कुत्ता में ना अंतर है, बकरी भैंस में ना अंतर है, तो यही समान अंतर को आम के पौधा नींबू के पौधा अंतर नहीं है, आम के पौधा अमरूद के पौधा अंतर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों या जीव जंतुओं में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है बाबू? अगला बताना है, क्वेश्चन है कि जैव अपहरण क्या है। जैव अपहरण यानी अपहरण करता है, तो गुणवा को होकर क्या करता है, अपहरण करता है। तो कैसे डिफिनेशन बताएंगे, बनाना है कि 2 अलग अलग गुण वाले पादपों या जीवों को एक साथ में प्रजनन कराते हैं जिससे एक नए उच्च गुण वाले पादपों या जीवों का निर्माण होता है, और जिसका गुण अधिक होता है वह विकास करता है और कम गुण वाला का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी अलग अलग गुण वाला 2 गो जीव के ले लीजिए और एक साथ में प्रजनन कराइए। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मटर का बारे में, है ना, कि एक नाटा पौधा एक लंबा पौधा को लेके एक साथ में प्रजनन कराया गया, है ना, तो जिससे निर्माण हुआ, तो जिसका गुण ज्यादा है तो उसका गुण हो जाएगा, विकास करेगा, कम गुण वाला धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत ना, समझ गए ना। जैव अपहरण क्या है? एक समझना प्रजनन केंद्र, कौन चीज, प्रजनन केंद्र वैसा स्थान जहां उन्नत किस्म के पादपों या जीवों का प्रजनन कराया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र। उत्तम किस्म का, जैसे नर्सरी के नाम सुने हैं, नर्सरी जो होता है वहां पे बहुत सारे पौधा मिलेगा, हर चीज का पौधा मिलेगा, उसको नर्सरी बोला जाता है। तो उत्तम किस्म को होता है, जैसे अमरूद हम लोग रोपते हैं ना, या आम का पौधा लगाते हैं, तो हम लोग जो इधर वाला लगाते हैं वो बड़ा होता है तो फरता है, यानी फरने में उसको 5 साल 6 साल 7 साल लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन नर्सरी वाला जो पौधा बेचे आता है वो फरा रहता है, इतने बड़ा में, इतना बड़ा लेके आएगा, आम वाला दम फरा रहेगा, नींबू वाला तो को लाएगा, लटका रहेगा, बड़ी मानी, है ना। तो कहने के मतलब जहां पे बनाया जा रहा है उत्तम किस्म का है। या हम लोग मुर्गी पालते हैं तो 1 साल में 1 किलो को हुआ है मुर्गावन, लेकिन वही प्रजनन केंद्र में जाऊं मुर्गी फार्म में तो 1 महीना में 1 किलो के, है ना। तो वो क्या हुआ, उत्तम किस्म के। या हम लोग के यहाँ मुर्गी जो होता है कितना अंडा देता है, 20 को 25 को देता है, यही ना देता है, 15 को 20 को, यही ना देता है। लेकिन जो प्रजनन केंद्र में मुर्गी होता है वो 60 को 70 को देता है, और बाद मुर्गी रिटायर हो जाए, 100 रुपये पीस, 100 रुपये पीस बिकाए लगता है गाँव देहात में ले जाके, एकदम चिमड़ हो जाता है, समझ बात को। तो आप प्रजनन केंद्र पूछेगा तो वैसा स्थान जहां उन्नत किस्म के पादपों या जीवों का प्रजनन कराया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते हैं। चैप्टर हो गया समाप्त, कोई दिक्कत ना है।